नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, जब मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर के भयंकर युद्ध छिड़ा तो दुनिया भर के शेयर बाजारों और अर्थशास्त्रियों की सांसें अटक गई। एशिया के लिए कच्चे तेल की सबसे बड़ी जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अचानक बंद होने से तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। पूरी दुनिया में मंदी का गहरा खतरा मंडराने लगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बेकाबू होने लगी। हर किसी को लगा कि अब दुनिया एक भयानक आर्थिक संकट में डूब जाएगी, लेकिन इस महासंकट के बीच में इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका करके रख दिया। दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार यानी चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अचानक से तेल मांगना ही बंद कर दिया और चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए। चाइना के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, क्योंकि एक और जहां तेल संकट के लिए मारामारी मची हुई थी, दूसरी तरफ चाइना जो सबसे ज्यादा तेल पीता है, सबसे ज्यादा खपत करता है, उसने तेल मंगाना ही बंद कर दिया। चाइना के इस एक फैसले ने वैश्विक बाजार के अंदर हाहाकार मचा डाला कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके पास तो रसिया से तेल खरीदने का एक विकल्प भी मौजूद था। दोस्तों, सवाल उठने लगे कि आखिर बिना तेल खरीदे दुनिया का यह सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अपनी फैक्ट्रियों, अपने ट्रांसपोर्ट और सेना कैसे चला पाएगा। आखिर कैसे इस देश ने अमेरिका जैसे ताकतवर देश के रणनीतिकारों को मात दे दी, और क्या भारत को भी चाइना के इस सीक्रेट 20 साल पहले वाले प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज ये पूरी खबर विस्तार से जानते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। और इस दौरान अगर आपको लगता है कि आप इस मामले में ज्यादा कुछ और भी जानते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस रहस्य का जवाब चाइना की उस बेहद खुफिया रणनीति के अंदर छिपा हुआ है, जिसे वो पिछले 2 दशक से जमीन के नीचे तैयार कर रहा था। दुनिया की नजरों से छुपा करके चाइना ने अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना लिया है। साल 2025 के खत्म होने तक चाइना ने अपनी अंडरग्राउंड तिजोरियों में लगभग 140 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा कर लिया। ये मात्रा इतनी बड़ी है कि ये अमेरिका के सरकारी तेल भंडार से 3 गुना और जापान के कुल स्टॉक से 6 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, चाइना ने विशाल पहाड़ियों के भीतर गहरी गुफाओं और जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंकों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी थी। जब ईरान संकट के दौरान दुनिया भर में तेल की भारी किल्लत हुई, तब चाइना ने बाजार से महंगा तेल खरीदने के बजाय जमीन के नीचे छिपी अपनी इसी तिजोरी का ताला खोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच में चाइना ने इसी तिजोरी से 10 से 20 करोड़ बैरल तेल निकाल करके अपनी जरूरतें पूरी कर ली और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अपनी डिपेंडेंसी को लगभग खत्म कर डाला। इस पूरी तैयारी के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी छिपा हुआ था, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी। दोस्तों, साल 2003 के अंदर चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ ने एक बड़ी चेतावनी दी थी, जिसे उन्होंने मलक्का डिलेमा का नाम दिया था। दोस्तों, दरअसल चाइना जो भी तेल आयात करता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा सिंगापुर और मलेशिया के पास मौजूद एक बहुत ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर के गुजरता है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार हमेशा से ये योजना बनाते थे कि अगर भविष्य में कभी ताइवान के मुद्दे के ऊपर चाइना के साथ उनकी जंग होती है, तो अमेरिकी नौसेना इस समुद्री रास्ते की पूरी तरीके से नाकेबंदी कर देगी। अमेरिका का ये पक्का मानना था कि अगर तेल की सप्लाई रोक दी गई तो चाइना की पूरी इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों के भीतर घुटनों पर आ जाएगी और उसकी भारी भरकम सेना बिना ईंधन के पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। दोस्तों, चाइना ने अमेरिका की इस खतरनाक योजना को बहुत पहले ही समझ लिया था। इसके बाद उसने अपनी पूरी ऊर्जा नीति को जड़ से बदलने का काम शुरू कर दिया। चाइना ने केवल तेल जमा करने पर ही अपना फोकस नहीं रखा, बल्कि उसने ऊर्जा के दूसरे विकल्पों में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। अपने देश के भीतर सौर और पवन ऊर्जा का बहुत बड़ा जाल बिछाया। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज के निर्माण में दुनिया के अंदर सबसे आगे निकल गया और आपातकाल के लिए बड़े पैमाने पर कोयले का स्टॉक भी जमा करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के साथ सबसे बड़ा काम जमीन के नीचे उस तेल तिजोरी को भरने का था।
दोस्तों, जब दुनिया का ध्यान दूसरे मुद्दों पर था, तब चाइना हर साल लगातार सस्ता तेल खरीद करके उस अंडरग्राउंड तिजोरियों के अंदर इसे जमा कर रहा था। ये एक ऐसा कदम था जिसने अमेरिका की नौसेना के उस नाकेबंदी वाले प्लान को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, आज अगर मलक्का स्ट्रेट बंद भी हो जाए तो चाइना अपने इसी अंडरग्राउंड तेल के दम पर महीनों तक बिना किसी रुकावट के लड़ सकता है। दोस्तों, चाइना के पास मौजूद इस भारी भरकम सुरक्षा कवच ने पूरी दुनिया के तेल बाजार के नियम हमेशा के लिए बदल कर रख दिए हैं। अब तक तेल की दुनिया में सिर्फ सऊदी अरेबिया को ही स्विंग एक्सपोर्टर कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संकट के समय बाजार में तेल की सप्लाई को कम या ज्यादा करने का रिमोट कंट्रोल उसी के पास होता था। लेकिन इस युद्ध के बाद में चाइना दुनिया का पहला स्विंग इंपोर्टर बनकर के सामने आ गया है। अब चाइना के पास ये ताकत आ गई है कि वह अपनी मर्जी से दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयात रोक सकता है और बाजार की कीमतों को कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, मई के महीने के अंदर जब तनाव सबसे ज्यादा था, तब चाइना ने समुद्र के रास्ते आने वाले अपने तेल आयात के अंदर इतनी बड़ी कटौती की जो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की कुल दैनिक खपत के बराबर थी। इस एक कदम ने दुनिया भर के बड़े सटोरियों को यह साफ मैसेज दे दिया कि अब तेल की कीमतों को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इस भारी बदलाव का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि भविष्य में अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो तेल की कीमतों में वैसी आग नहीं लगेगी जैसी इतिहास के अंदर लगा करती थी। दुनिया भर के निवेशकों को अब यह समझ आ गया है कि चाइना के पास में बाजार के किसी भी बड़े झटके को सोखने की ताकत मौजूद है। हालांकि दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि ईरान के साथ एक नया शांति समझौता होने के बाद में चाइना के नीति निर्माता अपनी खाली हुई तिजोरी को दोबारा भरने के लिए बाजार में फिर से सक्रिय हो सकते हैं। अगर चाइना अपनी अंडरग्राउंड तिजोरी को भरने के लिए भारी मात्रा में खरीदारी शुरू करता है तो कुछ वक्त के लिए दुनिया भर के अंदर तेल की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन लंबी अवधि की बात करें तो चाइना अब बाजार को डराने वाली कोई ताकत नहीं रहा, बल्कि वह पूरे तेल बाजार को संभालने और स्थिर रखने वाला सबसे अहम खिलाड़ी बन गया है। दोस्तों, अब इस पूरी स्थिति को भारत के नजरिए से समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। जब भी हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर कोई संकट आता है तो भारत के लिए सीधे तौर पर खतरे की घंटी बज जाती है। चाइना की तरह भारत ने भी अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हैं जो मुख्य रूप से मंगलुरु, पांडुर और विशाखापट्टनम में जमीन के नीचे मौजूद हैं। इसके अलावा ओडिशा के चंडीखोल में भी एक भंडार बनाने की प्रोसेस चल रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत की ये अंडरग्राउंड तिजोरी चाइना के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी हैं। भारत के पास में अभी केवल 390 लाख बैरल के आसपास कच्चा तेल जमा करने की कैपेसिटी है, जो देश की भारी जरूरत के हिसाब से मुश्किल से 9 से 10 दिन तक ही चल सकती है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर लंबी जंग खिंचती है और तेल की सप्लाई पूरी तरह से रुकती है तो भारत की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और आम जनता पर इसका बहुत ही भयंकर असर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती हैं, जिससे यह जरूरी चीज महंगी हो जाएगी। यही कारण है कि चाइना की इस रणनीति से भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, भारत को अपने रणनीतिक तेल भंडार को युद्ध लेवल पर तेजी से बढ़ाने का काम करना होगा ताकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के वक्त कम से कम 90 डेज का बैकअप हमारे पास में मौजूद रहे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें गिरती हैं तो भारत को भी इसका पूरा फायदा उठाते हुए भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद करके अपनी इन अंडरग्राउंड तिजोरियों को फुल रखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे चाइना ने पिछले 20 सालों के अंदर बहुत ही खामोशी के साथ में काम किया है। इसके अलावा दोस्तों, ऊर्जा के केवल एक ही स्रोत के ऊपर निर्भर रहने के बजाय भारत को अपने विकल्पों को तेजी से बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरे देश में बढ़ावा देना, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर देना और सौर तथा परमाणु ऊर्जा के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना अब केवल पर्यावरण बचाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कितना ज्यादा गंभीर है। आज जिस देश के पास में ऊर्जा का सुरक्षित भंडार है वही असल मायने में ताकतवर है। अमेरिका और चाइना की इस तनातनी ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध में केवल हथियारों या मिसाइलों से नहीं
बल्कि सप्लाई चेन और ऊर्जा संसाधनों पर कंट्रोल करने के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी चाइना की तरह ही तेजी से अपने अंडरग्राउंड तेल स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए, या फिर हमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और सोलार एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होने पर अपना पूरा फोकस करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।